हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ड्रग रिसेप्टर्स के बारे में, हमने उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ा, उनकी और हमने ड्रग डोज रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा और हमने इस तरीके से पूरी फार्माकोडायनामिक्स को कवर किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स मतलब समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एडवर्स सिचुएशन किसको बोलते हो? तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो दवा के खाने से होने वाले जो गलत रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो ये जो ड्रग रिएक्शंस है ना, ये आपकी जो हम दवा नॉर्मल डोज पे देते हैं, ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि ओवरडोजिंग की बात हम कर रहे हो। जो दवा हम नॉर्मल डोज देते हैं, चाहे वो हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, चाहे प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, प्रिवेंशन मतलब बचाव, या फिर डायग्नोसिस के लिए दे रहे हैं, मतलब किसी चीज को की जांच करने के लिए दे रहे हैं, उसकी वजह से होने वाले अनइंटेंडेड हार्मफुल इफेक्ट। अनइंटेंडेड मतलब जो हमने चाहा नहीं था इस तरीके के, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट हो जाए अगर किसी को, तो उसको हम एडीआर कहते हैं। सो डेफिनेशन की बात करें तो एडीआर is the unintended harmful effect that occur when a drug is given or drug is used at a normal dose for treatment, prevention और diagnosis of any disease। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है। लेकिन these effects may be mild, may be moderate और may be severe। जब कोई दवाई गलत इफेक्ट डालती है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन करती है, तो वो कम भी हो सकता है, इतना कम कि आपको घर में ही मैनेज हो सकता है या थोड़ा सा था, लेकिन इतना हो सकता है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े, और इतना सीवियर भी हो सकता है कि आपको इमरजेंसी रूम में एडमिट होना पड़े या आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ जाए। तो इन सब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करना और सही वक्त पे ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, आप लोग ABCD पढ़ते हो ना, वैसा सा ही क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट ना होकर यहाँ पर A फॉर augmented। So we will start. First is A for augmented। augmented ADR कौन से ADR होते हैं? जो कि डोज डिपेंडेंट होते हैं। डोज डिपेंडेंट मतलब वो दवा की डोज अगर ज्यादा हो गई तो हो सकते हैं, या फिर उनका हमें पहले से ही पता होता है। डोज डिपेंडेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो इनका ना डॉक्टर को पता होता है और डॉक्टर पहले से ही आपको वार्न कर देता है कि आप ये दवाई ले रहे हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल होते हैं, इनको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइफ थ्रेटनिंग तो तब हो सकता है ना अगर किसी भी चीज की अगर हम केयर ना करें तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लेकिन अगर हमें पता है कि ऐसा हो सकता है और इसके बचाव के लिए ऐसा करना है, तो हम अपने प्रयास जारी रखेंगे और वो इतना हार्मफुल नहीं होगा जितना हो सकता है। सो एग्जाम्पल्स आर इंसुलिन। इंसुलिन, जो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं, अगर इंसुलिन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो क्या हो सकता है उनको, या इंसुलिन ले लिया खाना नहीं खाया तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स बताते हैं पहले ही, अगर आप इंसुलिन ले रहे हो और अगर आपको घबराहट हो, थोड़े पसीने आए और बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल डाउन फील कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी शुगर खा लेनी है, या आप शुगर का मिक्सचर या घोल जैसे शिकंजी वगैरह होती है वो भी आप पी सकते हो फॉर इंस्टेंट रिलीफ। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है वारफरीन, ठीक है। वारफरीन एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्लड थिनर के रूप में यूज की जाती है। ये ब्लड को
पतला करने के काम में आती है। और इस ड्रग के अगर बहुत मतलब लंबे समय से पेशेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर्स को बता के देते हैं कि अगर आपके गम्स से कभी ब्लीडिंग हो जाए या आपको लगे कि ब्लीडिंग हो रही है कहीं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है और उसको तुरंत स्टॉप करना है और डॉक्टर के गाइडेंस में ही ये दवाई लेनी है। तीसरी एक दवाई हो सकती है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो कि हार्ट के पेशेंट्स वगैरह भी लेते हैं और दर्द के लिए भी ली जाती है। तो एस्पिरिन से भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है या गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, मतलब जो आपकी पेट की अंदर की लाइनिंग है ना उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसमें सूजन हो सकती है और दर्द हो सकता है पेट में बेसिकली। तो ये भी डॉक्टर पहले से बता देते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये इस तरीके की जो साइड इफेक्ट नहीं, जो इस तरीके के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो पहले से पता होती हैं और मैनेजेबल होती हैं। तो फर्स्ट वाज ऑगमेंटेड। नाउ क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड वन इज बी। मैंने आपको बताया था ना हम अल्फाबेटिकली बात करेंगे, तो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर ऑगमेंटेड एंड बी फॉर बिजायर। बिजायर मतलब दीज आर नॉन डोज डिपेंडेंट, मतलब डोज के ऊपर इसका कोई डोज से कोई लेना देना नहीं है, नॉन डोज डिपेंडेंट एंड अनइंटेंडेड, और यू कैन से दीज आर अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अनइंटेंडेड या फिर अनप्रिडिक्टेबल, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके के जो एडीआर होते हैं या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्माकोडायनामिक्स, तो हमारे जो जीन्स हैं या हमारी जो इम्यूनिटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई दवा हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगी। हो सकता है पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो सकता है उसके जीन्स इस तरीके के हों कि वो किसी दवा को उल्टा रिएक्शन कर जाए। तो ऐसी इस तरीके के जो बिजार इफेक्ट है वो जेनेटिक केस में होते हैं या इम्यून सिस्टम के चेंज की वजह से हो सकते हैं। एंड दीज आर वेरी रेयर एंड ओफन रेयर एंड वेरी सीवियर। तो ये वाले जो एडीआर होते हैं वो रेयर होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो बहुत सीवियर फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करेंगे हम, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपने कभी देखा है हॉस्पिटल में कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो पहले उसको इंजेक्शन लगाते हैं, एससी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं और यहाँ पर एक राउंड करके छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है, वहां पे कोई रेडनेस तो नहीं बढ़ी है, कोई बॉडी में इचिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर पेशेंट को वो सूट करता है तो फिर वो उसको आईवी रूट के थ्रू या फिर आपकी जो बॉटल चढ़ रही होती है, ग्लूकोज की बॉटल है, उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं या डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। तो पेनिसिलिन नाम की जो मेडिसिन है उसकी वजह से अगर जीन किसी के ऐसे हैं तो किसी को रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। इससे एनाफाइलेक्सिस एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है जिसमें आपकी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, जो एयर वे है ना आपका जिससे सांस अंदर जाती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन में आ जाता है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इवन पेशेंट शॉक में भी जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं जा रही है। और वहीं पर दूसरी जो चीज है वो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं, जो ड्रग इपिलेप्सी के लिए दी जाती हैं, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी एक बिजार एडीआर हो सकता है दैट कैन कोज अ सीवियर स्किन रिएक्शन। उस स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रैशेज और इचिंग होना, ड्राइनेस होना, ये सब हो सकता है उससे। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर की एडीआर की तरफ। तो तीसरे नंबर का जो एडीआर है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि वी आर डिस्कसिंग इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल मैनर। सो सी, थर्ड वन इज सी एंड सी फॉर chronic।
ठीक है, क्रॉनिक एडीआर, chronic ADRs. It is starting from C. So chronic, that is related to long use of drug. Chronic हम किसे कहते हैं? लॉन्ग यूज, और बहुत लंबे वक्त से जो चीज हो रही हो उसे हम क्रॉनिक कहते हैं. तो इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग यूज ऑफ ड्रग. ठीक है, अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे वक्त से कोई दवा ले रहा है तो उनमें ऐसा हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, तो स्टेरॉइड्स अगर कोई बहुत लंबे वक्त से स्टेरॉइड्स ले रहा है, स्टेरॉइड्स एक एग्जांपल हो सकता है इसका प्रेडनिसोलोन. ठीक है, ये प्रेडनिसोलोन जो ड्रग है दैट इज स्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन हो सकता है इसका एग्जांपल. अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो इट मे लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस. और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की वो बीमारी है जो कि आपकी बोन्स को पोरस बना देती है. स्पॉन्जी रसगुल्ला देखा है? स्पॉन्जी रसगुल्ला के अंदर कितने बड़े बड़े ऐसे छेद होते हैं ना, स्पंज के छेद होते हैं, और वो फिर अंदर पानी पी लेता है. तो अगर आपकी बोन में इस तरीके से अंदर इतने बड़े बड़े छेद हो जाएं तो क्या होगा? बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और बोन फ्रेजाइल हो जाएगी और इजी टू ब्रेक हो जाएगी. तो ऐसे केसेस में अगर स्टेरॉइड का बहुत लंबे वक्त तक यूज करते हैं तो बोन का ना फ्रैक्चर बहुत इजीली हो सकता है. मतलब थोड़ा सा भी पेशेंट का हाथ इधर उधर लगा या थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया और तुरंत फ्रैक्चर हो गया. वहीं दूसरी तरफ एक और केस है दैट इज ओमेप्राजोल. ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ये दवाई है ओमेप्राजोल, और ये एंटासिड है. तो हम लोग बड़ी आसानी से ऐसे एंटासिड ले लेते हैं ना कि चलो रोज, कुछ लोग तो होते हैं डेली बेसिस पे ये एंटासिड खाते हैं, लेकिन उनके केस में क्या हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है एंटासिड्स का तो क्या हो सकता है, पेशेंट को किडनी डैमेज हो सकती है और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है. मतलब बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सस्टेन नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, और वो बॉडी से फ्लश आउट होते रहेंगे. तो इस तरीके से बॉडी में वीकनेस हो जाएगी और इवन किडनी भी डैमेज हो सकती है. ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? ABC, A फॉर ऑगमेंटेड, B फॉर बिजेर एंड C फॉर क्रॉनिक ADRS. नाउ मूविंग अहेड, नंबर 4 पर आता है आपका डी से स्टार्ट होगा. तो डी से डिलेड. डिलेड मतलब जो काफी वक्त बाद हो रहा हो. डिलेड का मतलब डिलेड टाइप डी या डिलेड, इसको हम कहेंगे इफेक्ट दैट अपीयर लेटर. ठीक है, काफी लेट जो इफेक्ट आ रहे हो उनको हम डिलेड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरेपी में पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं उनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स TI बहुत लो होता है क्योंकि उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं. मतलब एडवर्स ड्रग इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं या टॉक्सिक इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं. तो उन दवाओं से आपने देखा होगा कि ठीक है, मेलिग्नेंसी वाली जो सेल्स हैं वो तो मतलब वो सप्रेस हो रही हैं, लेकिन साथ में बालों का झड़ना, इम्यूनिटी लो होना, ये सारे बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ होती हैं. तो कीमोथेरेप्यूटिक जो ड्रग्स होती हैं उनको लेने से सेकेंडरी कैंसर भी हो सकता है. मतलब दे कैन, जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो होती हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स कैन लीड टू सेकेंडरी कैंसर ऑल्सो. मतलब आपने एक बार उसको कैंसर ठीक करने के लिए लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद दे कैन लीड टू सेकेंडरी कैंसर. ठीक है, ये इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है. इसीलिए अगर एक बार कैंसर हो जाता है ना तो पेशेंट की बार बार जांच की जाती है, हर 5 साल बाद, 10 साल बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट ऑल्सो. अगर थोड़ा सा भी ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं तो फिर से पैट स्कैन वगैरह कराया जाता है ये जांचने के लिए कि कैंसर कहीं और डेवलप तो नहीं हो गया है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. वी आर मूविंग अहेड इन द ऑर्डर ऑफ ABCDE. So now come to fifth one, that is E. E means end of use. एंड ऑफ यूज का मतलब है दवाई लेना आपने तुरंत बंद कर दिया. ठीक है, विड्रॉल रिएक्शंस. एक सोच के देखो,
है ना। अगर आपको एक चीज की आदत पड़ जाए, एक चीज आपको रोज मिल रही है, इवन आपका एक फ्रेंड ही आपको रोज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से मतलब उसके घर वालों ने, फ्रेंड के घर वालों ने कह दिया या कोई भी सिचुएशन हुई और फ्रेंड ने आपके साथ मिलना बंद कर दिया, लेकिन आपका मन तो वहीं पड़ा हुआ है, तो अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो कैसा लगेगा? एक दिन सोचेंगे कि अरे आज कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है, मन नहीं लग रहा है, हो सकता है आप रोने भी लगो, हो सकता है आपको एंग्जाइटी होने लगे, हो सकता है आप खाना छोड़ दो। तो ये सब क्या है? ये सब विड्रॉल सिम्टम्स हैं। विड्रॉल सिम्टम मतलब जिस चीज की बॉडी को आदत है वो ड्रग को अचानक से बंद कर देंगे, तो बॉडी कहीं ना कुछ ऐसे रिएक्शंस करेगी कि जो कि जिनको हम विड्रॉल रिएक्शंस कहते हैं। तो जैसे कि बेंजोडाइजेपिन या फिर डायजापाम। डायजापाम कौन सी मेडिसिन है? बेंजोडाइजेपिन। इसमें आपका ड्रग आती है डायजापाम। डायजापाम एक ऐसी ड्रग है जिसको नींद के लिए या मूड को सेटल करने के लिए, मूड एलिवेटर के तौर पे लिया जाता है। तो डायज आपके दिमाग को शांत करने के लिए बेसिकली दी जाती है। लेकिन अगर पेशेंट उसको लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा है और आपने एब्रप्टली अगर उसको विड्रॉ कर लिया, एब्रप्टली रोक दिया ऐसी मेडिसिन को, तो दे कैन कॉज द सीजर्स ऑल्सो। ठीक है, उससे फिट्स वगैरह आ सकते हैं, जिसको आप फिट्स कहते हो, सीजर्स। फिर एंग्जाइटी हो सकती है पेशेंट को। फिर आप पेशेंट को गुस्सा आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और हो सकता है कि पेशेंट ठीक से खाए पिए ना। और वहीं दूसरी तरफ हम ओपियोइड्स का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई अगर हम दर्द की दवा बहुत लंबे वक्त से ले रहे हैं, आपने सडनली उसको रोक दिया, तो पेन फील हो सकता है, एजिटेशन हो सकती है, एक तरीके से मतलब ऐसा लगेगा रिएक्शन की, इरिटेशन वाले रिएक्शन की, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और इवन इंसोम्निया भी हो सकता है। इंसोम्निया का मतलब है कि रात को प्रॉपर नींद ना आए, रात को ही नहीं लेकिन नींद की कमी होना या नींद प्रॉपर ना आना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए ABCDE। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज द लास्ट वन इन दिस सीरीज, दैट इज F for failure। फेलियर, और फेलियर मीन्स लैक ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप तो दवाई दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बॉडी है या बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको, उसके लिए रेजिस्टेंट है और उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लैक ऑफ थेरेप्यूटिक यूज। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं और आपके अंदर सपोज दैट बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या हो सकता है UTI हो, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, लेकिन आप जो दवा दे रहे हो वो जो प्रेजेंट है अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उस दवा के लिए रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट होगा तो आप दवाई देते रहो, एंटीबायोटिक देते रहो, लेकिन वो तो मरेगा नहीं, बिकॉज उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी जो शेल है या उसने जो एक आउटर कवरिंग बना रखी है, अपना कवच बना रखा है, वो दवा तोड़ नहीं पा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा? फेल्योर ऑफ ट्रीटमेंट या फेल्योर ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। तो जैसे कि एंटीबायोटिक्स का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हो सकता है कि एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट का भी हो। जैसे कि कुछ पेशेंट में जेनेटिक वेरिएशन की वजह से वो एंटी डिप्रेसेंट्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, मतलब दवाई लिए जा रहे हैं लेकिन एंजाइटी या डिप्रेशन ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। तो ये था आपका जो एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? ABCDEF, बट A फॉर नॉट एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पढ़ा, C फॉर कैट नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा A फॉर ऑगमेंटेड, B फॉर बिजर, C फॉर क्रॉनिक, E फॉर एंड ऑफ यूज एंड F फॉर फेलियर। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं ऐसे अल्फाबेटिकली मैनर में। अब हम एक और भी दूसरे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अदर क्लासिफिकेशंस। ठीक है, ये तो उनके अदर क्लासिफिकेशन में भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये जो ADR होते हैं ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकते हैं। तो अदर क्लासिफिकेशन इज माइल्ड, सेकंड इज मॉडरेट, थर्ड इज सीवियर एंड फोर्थ वन इज लीथल। लीथल डोज भी पढ़ी थी ना हमने, जिससे डेथ हो सकती है, डेथ होने की पॉसिबिलिटी हो। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लीथल। मतलब माइल्ड मतलब नो मेजर हार्म,
जैसे कि पैरासीटामोल से थोड़ा सा हेडेक हो सकता है या नौजिया जैसा, उल्टी जैसा फील हो सकता है, तो ये सब ठीक है, दवा का यूज बंद होगा तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो माइल्ड है, कोई ज्यादा अटेंशन की जरूरत हमें नहीं है। दूसरा है मॉडरेट, मतलब दैट मे रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन, हो सकता है उस एडीआर को ठीक करने के लिए एक दवाई और देनी पड़ जाए। तो जैसे कि एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होती हैं, तो ड्राउजीनेस अफेक्टिंग डेली एक्टिविटीज, एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होती हैं या एंटी एलर्जिक जो ड्रग होती है, उनको लेने से आपको ड्राउजीनेस हो सकती है। ड्राउजीनेस मतलब जैसे स्लीपीनेस हो सकती है और वो आपकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकती है। थर्ड वन इज सीवियर। सीवियर मीन्स लाइफ थ्रेटनिंग, ये यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स कुछ भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जिस तरीके से कीमोथेरेपी या फिर सीवियर इम्यूनोडिप्रेसेंट्स लीडिंग टू इन्फेक्शंस, तो आपको इस तरीके के एडीआर में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एडमिट भी होना पड़ सकता है। एंड लीथल जो एडीआर होते हैं दैट कैन कॉज डेथ। और जैसे कि ओपियोइड्स का जो ओवर यूज है उससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अदर क्लासिफिकेशन, और इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। सीवियरिटी, ये जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और लीथल की बात कर रहे हैं ना, ये सीवियरिटी है। अब मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है ये। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट। ऑनसेट मतलब उसको जो एडीआर को शुरू होने में कितना वक्त लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज एक्यूट, सेकंड इज सब एक्यूट, थर्ड इज क्रॉनिक। ठीक है, तो जो एक्यूट है वो कहाँ पे, उसका मतलब क्या है, मिनट्स टू आवर्स। इसको डेवलप होने में, इस तरीके के एडीआर को डेवलप होने में सिर्फ मिनट्स टू आवर्स ही लगते हैं। मतलब दवा ली तो उसके कुछ ही मिनटों में या फिर घंटे के अंदर ही जो कुछ होना होता है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था आपको, एनाफाइलेक्सिस ड्यू टू पेनिसिलिन इंजेक्शन, जो कि विदिन मिनट टू आवर ही हो जाता है। दूसरा हो गया आपका सब एक्यूट। सब एक्यूट का मतलब है दे विल रिक्वायर डेज टू डेवलप, डेज फॉर इन द ऑनसेट। जैसे कि रैशेज होना आफ्टर एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन अगर आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में रैशेज हो सकते हैं एंड इट अपीयर्स आफ्टर अ फ्यू डेज। तो अगर जैसे 5-7 दिन हो गए हैं लगातार लेते लेते दवा, तो तब वो फील हो सकते हैं, डे 1 पे या पहले ही मिनट में या आवर्स में नहीं हो जाते। नेक्स्ट इज क्रॉनिक, दे टेक्स डेज टू ईयर्स। ठीक है, डेज टू ईयर्स और डेज टू मंथ्स, नॉट ईयर्स। सो 1 महीने बाद भी हो सकता है या हो सकता है कि 20 दिन बाद भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो क्रॉनिक ऑनसेट या क्रॉनिक ऑनसेट एडीआर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर डैमेज होना, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो वो एसिटामिनोफेन का यूज कर रहे हो तो इट कैन डेवलप ओवर द टाइम। तो कुछ दवाओं के ऊपर लिखा होता है ना, लीवर के लिए हार्मफुल है, किडनी के लिए हार्मफुल है, या प्रिकॉशन गाइडलाइंस लिखी होती हैं। तो इस तरीके के एडीआर को हम क्रॉनिक एडीआर बोलते हैं। तो इट वाज अबाउट द एडीआर। तो आई एम समराइजिंग द lecture once. ADR are the harmful and unintended ड्रग रिएक्शंस जो कि हमारी नॉर्मल डोज किसको हम कहते हैं, या तो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज की प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसी डोज पे होने वाले हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड साइड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया ABCDEF। ABCDEF एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जिसमें मैंने आपको बताया ऑगमेंटेड, डिजायर, क्रॉनिक, डिलेड एंड फेलियर। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर
and lethal. Then other classification was basis on the basis of onset, जिसमें हमने बताया आपको acute, subacute और chronic. अब मेनली जो हम इसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं या हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एडीआर, तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली यू शुड बी अवेयर, आप जो दवाई ले रहे हैं उसके बारे में आप डॉक्टर से सब कुछ पूछें और डॉक्टर को भी आपको बताना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, दूसरा रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स अर्ली, जितना जल्दी हम सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा और उतना ही जल्दी आपको आराम आएगा और वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज स्टॉप और एडजस्ट द मेडिकेशन, मतलब या तो उस दवाई को तुरंत स्टॉप कर देना है या फिर उस दवाई की डोज का एडजस्टमेंट कर लेना है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। थर्ड इज सिम्टम, जो ट्रीट द सिम्टम्स, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको तुरंत ट्रीट किया जाए, जैसे कि रैशेस हो रहे हैं तो रैश के लिए कोई दवाई दी जाए, या फिर डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसको डिस्ट्रेस को खत्म करने के लिए दवाई दी जाए, या फिर जैसे सीजर्स आ रहे हैं तो सीजर्स का उस टाइम पे इलाज किया जाए। तो ये सब चीजें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, अपनी जितने भी एडीआर्स हैं उनके लिए मॉनिटरिंग करनी है। फोर्थ इज एजुकेशन, मतलब पेशेंट एजुकेशन, मतलब पेशेंट को ये बताना चाहिए डॉक्टर्स को कि इस दवा से ऐसा हो सकता है तो आपको ये प्रिकॉशंस रखनी है, और अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत इमरजेंसी रूम में या फिर हमें बताना है। देन रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, अगर एडीआर बार बार हो रहे हैं या किसी दवा से हर किसी पेशेंट को या मैक्सिमम पेशेंट को एडीआर की शिकायत आ रही है तो इसको फार्माको विजिलेंस कंपनी को या फार्माको विजिलेंस सेंटर्स को भी डॉक्टर्स बता सकते हैं कि आप इस दवाई को अभी तुरंत ही बंद कर दें, क्योंकि इससे इतने सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली हमें अपनी जो भी दवा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो हम दवा डॉक्टर से पूछ लें, थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे ही कोई चीज ना खाएं, ड्रग का एब्यूज ना करें, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो एडीआर से बचा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अभी तो फार्माकोडायनामिक्स ही खत्म हुआ है, एडीआर खत्म हुआ है, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी खत्म हुआ है और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।